पता है, जब मैंने आज की इस डीप डाइव की रिसर्च पढ़ना शुरू किया तो सबसे पहला जो आंकड़ा मेरे सामने आया उसने मुझे, सच कहूं तो मुझे अंदर तक हिला दिया। हाँ, मैं समझ सकती हूँ आप किस आंकड़े की बात कर रहे हैं। मतलब 2019 में भारत में लगभग 17 लाख मौतें, और ये मौतें किसी कैंसर या हार्ट अटैक या किसी खतरनाक वायरस से नहीं हुई। बिल्कुल, ये मौतें सिर्फ सांस लेने की वजह से हुई। सही कहा। खराब हवा, वायु प्रदूषण आज भारत में मौतों का इतना बड़ा कारण बन चुका है। स्वागत है इस डीप डाइव में, जहां आज हम भारत के हेल्थ केयर सिस्टम, कुपोषण, कानूनी अधिकारों और भविष्य की रणनीतियों का गहराई से विश्लेषण करने वाले हैं। और ये चर्चा बहुत जरूरी भी है, क्योंकि देखिए, जब 17 लाख लोग सिर्फ हवा की वजह से जान गंवा रहे हैं, तो ये साफ हो जाता है कि स्वास्थ्य सिर्फ एक निजी मामला नहीं है। हाँ बिल्कुल। कोई व्यक्ति सिर्फ जिम जाकर या अच्छा खाना खाकर स्वस्थ नहीं रह सकता अगर उसके शहर की हवा ही जहरीली है। ये किसी भी समाज की आर्थिक और सामाजिक स्थिरता की सबसे बड़ी नींव है। तो हमारा आज का मकसद यही है कि इस भारी भरकम सिस्टम को डीकोड किया जाए। कागजों पर जो नीतियां लिखी हैं और अस्पताल के बाहर जो असल लाइनों की हकीकत है, वो कैसे टकराती हैं। और क्यों टकराती हैं, ये समझना सबसे अहम है। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। आम तौर पर जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो पहली सोच क्या आती है? यही कि भाई अगर शरीर में कोई बीमारी नहीं है, बुखार नहीं है, तो इंसान स्वस्थ है। जो कि एक बहुत ही पुरानी सोच है। हाँ, लेकिन आज के रिसर्च देखने के बाद मेरी तो परिभाषा ही बदल गई। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन, वो स्वास्थ्य को सिर्फ बीमारी का ना होना नहीं मानता। एकदम सही। और ये एक बहुत ही बुनियादी बदलाव है नजरिए में। WHO कहता है कि स्वास्थ्य का मतलब है संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण। सामाजिक कल्याण भी। बिल्कुल। इसे हम स्वास्थ्य के सामाजिक और भौतिक निर्धारक कहते हैं। मतलब, मान लीजिए किसी मोहल्ले में पीने का पानी साफ नहीं है या कचरे का सही प्रबंधन नहीं हो रहा है, तो वहां के लोग तो बार बार बीमार पड़ेंगे ही। बिल्कुल। ये पर्यावरण का सीधा प्रभाव है। और इन्हीं सब जमीनी चुनौतियों को संभालने के लिए ना, भारत में अपना एक 3 स्तरीय स्वास्थ्य देखभाल ढांचा तैयार किया है। इस ढांचे के बारे में पढ़ते हुए मुझे एक बड़ी दिलचस्प एनालॉजी समझ आई। ये मुझे किसी बड़े वाटर फिल्टरिंग सिस्टम जैसा लगा। अच्छा, वाटर फिल्टरिंग सिस्टम? हाँ, मतलब जैसे पहला फिल्टर पानी के बड़े और मोटे कचरे को रोकता है, फिर दूसरा फिल्टर उससे बारीक कचरे को साफ करता है, और तीसरा पानी को पूरी तरह शुद्ध कर देता है। हाँ, ये तो बहुत सटीक उदाहरण है ना? हमारे सिस्टम में भी यही है। सबसे पहले गांव या वार्ड के स्तर पर उप स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी PHC होते हैं। ये हमारा पहला फिल्टर है। और अगर मरीज वहां ठीक नहीं होता तो उसे आगे भेजा जाता है। बिल्कुल। फिर वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या जिला अस्पताल जाता है, और जो बहुत गंभीर मामले होते हैं, बस वही अंत में मेडिकल कॉलेज या सुपर स्पेशलिटी अस्पताल पहुंचते हैं, जो कि आखिरी फिल्टर है। मकसद यही है कि आखिरी फिल्टर पे कम से कम दबाव पड़े। सैद्धांतिक रूप से इस सिस्टम को बिल्कुल ऐसे ही काम करना चाहिए, लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है ना? दुर्भाग्य से नहीं। जमीनी हकीकत ये है कि ये पहला और दूसरा फिल्टर अक्सर क्लॉग हो जाता है, जाम हो जाता है। हाँ, पूरी तरह जाम। और इसके पीछे का डेटा देखना बहुत जरूरी है। देखिए, उत्तर प्रदेश का आंकड़ा बताता है कि वहां प्रति 1000 जनसंख्या पर केवल 0.6 नर्सें हैं। बाप रे, 0.6। हाँ, जबकि WHO का मानक कहता है कि कम से कम 3 नर्सें होनी चाहिए। मतलब जहां 3 लोगों की जरूरत है, वहां एक इंसान भी पूरा उपलब्ध नहीं है। तो क्या सिर्फ इसी कमी की वजह से फिल्टर जाम हो रहा है? देखिए, मानव बल की कमी एक बड़ा कारण जरूर है, लेकिन एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक कारण भी है। वो क्या? भरोसा, ट्रस्ट का ना होना। जब किसी व्यक्ति को पता होता है कि उसके गांव के PHC में शायद डॉक्टर नहीं मिलेगा या बुनियादी खून जांच की मशीनें खराब होंगी, तो सीधे बड़े अस्पताल भागेगा। बिल्कुल। एक मामूली से बुखार के लिए भी वो सीधे शहर के बड़े अस्पताल की तरफ भागता है। उसे लगता है कि छोटे केंद्र में समय क्यों बर्बाद करना। हाँ, ये तो बहुत ही तार्किक बात है। और इसी वजह से तृतीयक स्तर के अस्पतालों पर इतना भयानक दबाव पड़ता है कि पूरा सिस्टम चरमरा जाता है। और जब सरकारी अस्पतालों में इतनी भीड़ होती है कि नंबर आने में महीनों लग जाएं, तो मजबूर होकर आम इंसान प्राइवेट अस्पतालों का रुख करता है, जो कि बहुत महंगा पड़ता है। बहुत ज्यादा।
मैंने इस रिसर्च में लैंसेट की एक स्टडी देखी। इलाज के खर्च की वजह से कितने लोग गरीबी में जा रहे हैं, इसका आंकड़ा सच में डराने वाला है। लैंसेट का वो आंकड़ा बताता है कि 2019 में लगभग 63 मिलियन यानी 6 करोड़ 30 लाख भारतीयों को सिर्फ आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ने गरीबी रेखा के नीचे धकेल दिया। 6 करोड़ से ज्यादा लोग? हाँ, सिर्फ इलाज के खर्चे से। हाँ। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर का मतलब ही यही है कि वो पैसा जो मरीज को अपनी जेब से देना पड़ता है, चाहे वो दवाइयों का हो, जांच का हो या अस्पताल के बिल का। और जब अचानक कोई बड़ी बीमारी आती है तो लोगों को अपनी जमीनें बेचनी पड़ जाती हैं, कर्ज लेना पड़ता है। बिल्कुल। और यहीं से एक पूरा परिवार पीढ़ियों तक के लिए गरीबी के दुष्चक्र में फंस जाता है। इस आर्थिक रास्तबंद को देखकर तो मुझे लगता है कि स्वास्थ्य को एक सेवा की बजाय सीधा अधिकार होना चाहिए। वो तो है, और कुछ हद तक है भी। हाँ, संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत तो स्वास्थ्य को एक अंतर्निहित मौलिक अधिकार माना गया है ना। मैंने रिसर्च में 1989 के उस पंडित परमानंद कटारा बनाम भारत संघ वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में भी पढ़ा। वो एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला था। हाँ, इसमें कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि हर डॉक्टर का, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट, ये पेशेवर दायित्व है कि वो हर हाल में मरीज की जान बचाए। कानूनी कागजी कार्रवाई बाद में होती रहेगी। बिल्कुल। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है, तो फिर स्वास्थ्य को शिक्षा के अधिकार की तरह एक सख्त और तुरंत लागू होने वाला मौलिक अधिकार क्यों नहीं बना दिया जाता? ये एक बहुत ही जायज सवाल है जो अक्सर बहसों में उठता है, लेकिन इसके पीछे की व्यवहारिक चुनौती को समझना होगा। मतलब? मान लीजिए कि कल सुबह सरकारें कानून पास कर देती है कि स्वास्थ्य अब एक पूर्ण मौलिक अधिकार है। ठीक है। लेकिन अगर किसी ग्रामीण इलाके में कोई अस्पताल ही नहीं है, वहाँ एक्सरे मशीन ही नहीं है, तो एक बीमार इंसान अपने अधिकार का दावा करने कहाँ जाएगा? क्या वो इलाज के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाएगा? मैं समझ रहा हूँ। मतलब हम इलाज देने के बजाय मुकदमों की एक नई बाढ़ ले आएंगे क्योंकि लोग सुविधा ना होने पर केस करने लगेंगे। बिल्कुल सही। सिर्फ एक कानून बना देने से जमीन पर रातों रात ईंट और पत्थर के अस्पताल या कुशल डॉक्टर तो पैदा नहीं हो जाएंगे ना। बुनियादी ढांचा होना सबसे पहली शर्त है। और इसी समस्या की जड़ को सुलझाने के लिए 15वें वित्त आयोग ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिफारिश की है। उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य को समवर्ती सूची यानी कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया जाना चाहिए। अभी स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है, तो समवर्ती सूची में जाने से असल में जमीन पर क्या बदलाव आएगा? देखिए, भारत के संघीय ढांचे में अगर कोई विषय राज्य सूची में है तो केंद्र सरकार उस पर नीतियां तो बना सकती है, फंड दे सकती है, पर लागू राज्य को करना होता है। बिल्कुल। लागू करना पूरी तरह राज्य सरकार के हाथ में होता है। अगर राज्य के पास इच्छा शक्ति नहीं है तो योजनाएं जमीन पर नहीं उतरती। समवर्ती सूची में आने से केंद्र और राज्य दोनों इस पर कानून बना सकेंगे। तो केंद्र सरकार सीधे राष्ट्रीय स्तर के मानक तय कर सकेगी। हाँ, और राज्यों की जवाबदेही भी सुनिश्चित कर सकेगी। लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, जब तक देश अपने बजट का यानी जीडीपी का कम से कम 2.5% हिस्सा स्वास्थ्य पर नहीं लगाता, तब तक सिर्फ कागजी अधिकार देने से हालात नहीं बदलेंगे। तो बजट बढ़ाना और सिस्टम को सुधारना, ये दोनों चीजें साथ साथ चलनी चाहिए। और मुझे लगता है कि इसी आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर के भारी बोझ को कम करने के लिए ही आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं लाई गई हैं। हाँ, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एक बहुत बड़ा कदम है। प्रति परिवार 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य कवरेज, ये सीधे तौर पर लोगों को गरीबी में जाने से रोकने का एक बड़ा टूल है। मैं सहमत हूँ। आयुष्मान भारत उस वित्तीय कमी को पूरा करने की दिशा में एक बहुत मजबूत कदम है। लेकिन भविष्य के सिस्टम को सिर्फ पैसे से नहीं बल्कि डिजिटल सुलभता से भी जोड़ा जा रहा है। आप नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की बात करिए ना? बिल्कुल, NDHM। इसके तहत देश के हर नागरिक के लिए एक 14 अंकों की विशिष्ट स्वास्थ्य ID बनाई जा रही है। मतलब मरीज की सारी मेडिकल हिस्ट्री, पुराने पर्चे, ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट्स, सब कुछ एक ही डिजिटल जगह पर सुरक्षित होंगे। हाँ, अब अस्पताल जाते समय वो पुरानी फाइलों का भारी भरकम फोल्डर उठाकर नहीं ले जाना पड़ेगा। ये तो बहुत सुविधाजनक है। और ई-संजीवनी भी तो है। हाँ, टेलीमेडिसिन को बढ़ावा देने के लिए। सोचिए, एक दूर दराज के गांव का मरीज घर बैठे वीडियो कॉल पर दिल्ली या मुंबई के किसी विशेषज्ञ डॉक्टर से सलाह ले सकता है। ये तकनीक के जरिए उस जाम पड़े फिल्टर सिस्टम को खोलने का एक बेहतरीन तरीका है। ये इलाज को बहुत आसान बनाता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जब हम इतने बड़े पैमाने पर लोगों के स्वास्थ्य डेटा को डिजिटल और केंद्रीकृत करने की बात करते हैं,
तो कुछ बड़ी चुनौतियां भी आती हैं। डेटा गोपनीयता, बिल्कुल, डेटा प्राइवेसी और सुरक्षा। ये तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। स्वास्थ्य डेटा शायद किसी भी इंसान की सबसे संवेदनशील जानकारी होती है। हाँ, किसी की मानसिक बीमारी का इतिहास या आनुवांशिक स्थिति। मैंने रिसर्च में पढ़ा कि यूके और स्वीडन जैसे विकसित देशों में भी जब स्वास्थ्य डेटा को इसी तरह डिजिटल किया गया था, तो वहां डेटा लीक होने और साइबर हमलों के बड़े विवाद सामने आए थे। और अगर ये डेटा बीमा कंपनियों के हाथ लग जाए या गलत हाथों में पड़ जाए, तो मरीजों के साथ बहुत बड़ा भेदभाव हो सकता है। हाँ, बीमा कंपनियां शायद उन्हें पॉलिसी ही ना दे। यही तो, इसलिए डिजिटल आईडी के फायदे बहुत हैं, लेकिन इसके साथ एक अभेद्य साइबर सुरक्षा घेरा भी बनाना होगा। डेटा की सुरक्षा को सिर्फ एक विकल्प नहीं, बल्कि सबसे पहली प्राथमिकता मानना होगा। सही बात है। खैर, अभी तक हमने बड़े अस्पताल, बजट और डिजिटल आईडी पर बात की। ये वो बीमारियां हैं जिनके लिए इंसान खुद चलकर अस्पताल जाता है। लेकिन आज की रिसर्च का एक बहुत बड़ा हिस्सा उन बीमारियों पर है जो अक्सर समाज की नजरों से छुप जाती हैं, जिन्हें हम अदृश्य महामारियां कह सकते हैं। हाँ, जैसे मानसिक स्वास्थ्य और कुपोषण। इन पर बात करने से लोग आज भी कतराते हैं। और इन अदृश्य महामारियों का असर समाज पर सबसे गहरा होता है। मानसिक स्वास्थ्य को तो लंबे समय तक हमारे समाज में एक कलंक ही माना जाता रहा है। इसके आंकड़े सच में डराने वाले हैं। WHO के अनुसार भारत में प्रति 1 लाख की आबादी पर आत्महत्या दर 21.1 है। और उससे भी बड़ी त्रासदी ये है कि इस संकट से निपटने के लिए हमारे पास पेशेवर लोग मौजूद ही नहीं हैं। हाँ, मैंने देखा, भारत में 1 लाख लोगों पर सिर्फ 0.301 मनोचिकित्सक हैं। ये एक भयानक खाई है। लेकिन मुझे 2017 के मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम यानी मेंटल हेल्थ केयर एक्ट के बारे में पढ़कर थोड़ी राहत महसूस हुई। वो एक बहुत ही प्रोग्रेसिव कानून है। बिल्कुल। इस कानून ने आत्महत्या के प्रयास को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है, जो कि बहुत जरूरी था। हाँ, मतलब जो व्यक्ति पहले से ही इतनी गहरी मानसिक पीड़ा से गुजर रहा है कि वो अपनी जान लेना चाहता है, उसे अब पुलिस या जेल का डर नहीं दिखाया जाएगा। उसे इलाज और सहानुभूति मिलेगी। और इसी कानून में एक और बहुत क्रांतिकारी प्रावधान है, अग्रिम निर्देश या एडवांस्ड डायरेक्टिव। अरे हाँ, ये तो मुझे बहुत ही दिलचस्प लगा। एडवांस डायरेक्टिव सच में चिकित्सा के क्षेत्र में मानवाधिकारों की एक बहुत बड़ी जीत है। ये मरीज को उसकी गरिमा वापस लौटाता है। जरा इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति किसी गंभीर मानसिक बीमारी से जूझ रहा है, जैसे बाइपोलर डिसऑर्डर। हाँ, तो इस एडवांस डायरेक्टिव के जरिए वो व्यक्ति, जब वो मानसिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ स्थिति में हो, कानूनी तौर पर यह लिखकर तय कर सकता है कि भविष्य में अगर मैं फिर से बीमार पड़ जाऊं और खुद फैसले ना ले पाऊं, हाँ, तो मुझे फलां दवाएं बिल्कुल ना दी जाएं, क्योंकि मुझे उनके साइड इफेक्ट से बहुत तकलीफ होती है, और मेरा इलाज इस विशेष तरीके से किया जाए। ये प्रावधान मरीज को उसके खुद के शरीर और दिमाग पर एक अद्भुत नियंत्रण देता है। ये साबित करता है कि मरीज सिर्फ एक बीमार शरीर नहीं है, बल्कि वो एक इंसान है जिसके अपने अधिकार हैं। बिल्कुल। और इसी तरह एक और अदृश्य चुनौती है जिस पर हमें बात करनी है, कुपोषण, जो कि सिर्फ खाना ना मिलने की समस्या नहीं है। हाँ, ये शरीर को सही और संतुलित पोषण ना मिलने की समस्या है। एक कुपोषित बच्चा जब बड़ा होता है तो उसकी क्षमता कमजोर रह जाती है, जिसका सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। और कुपोषण के आंकड़ों को लेकर हाल ही में एक बड़ा विवाद भी देखने को मिला है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी GHI 2023 की रिपोर्ट वाला विवाद। हाँ, उस रिपोर्ट में भारत को 125 देशों में 111वें स्थान पर रखा गया है और स्कोर 28.7 दिया है, जिसे गंभीर श्रेणी में माना गया है। लेकिन भारत सरकार ने इस रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया है और भारी आपत्तियां दर्ज कराई हैं। और ये समझना जरूरी है कि ये आंकड़े असल में काम कैसे करते हैं। दोनों पक्षों का अपना अपना तर्क है। तो विवाद की जड़ क्या है? देखिए, GHI की रिपोर्ट मुख्य रूप से 4 पैमानों पर बनती है: अल्पपोषण, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग और बाल मृत्यु दर। स्टंटिंग मतलब उम्र के हिसाब से बच्चों की कम लंबाई, और वेस्टिंग मतलब लंबाई के हिसाब से कम वजन। सही कहा। अब सरकार की आपत्ति इस बात पर है कि GHI का डेटा जिन तरीकों से आता है, खासकर अल्पपोषण वाला हिस्सा, वो गैलप जैसे ओपिनियन पोल्स पर आधारित होता है। मतलब बहुत छोटे सैंपल साइज पर। हाँ, और इसके जवाब में सरकार अपना पोषण ट्रैकर सामने रखती है। और ये देखना बहुत ही दिलचस्प है कि अलग-अलग डेटा कैसे अलग कहानियां बता सकता है।
GHI कहता है कि भारत में वेस्टिंग की दर 18.7% है। और सरकार का जो पोषण ट्रैकर है, हाँ, जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के जरिए जमीनी स्तर पर लाखों बच्चों का हर महीने वजन और लंबाई नापता है, उसके अनुसार यह दर 7.2% से भी कम है। यही वो बिंदु है जहां डेटा का स्रोत और इसकी पद्धति मायने रखती है। एक तरफ कुछ हजार लोगों का ओपिनियन पोल है और दूसरी तरफ लाखों बच्चों का रियल टाइम डेटा। हाँ, लेकिन ये भी ध्यान रखना होगा कि ग्राउंड लेवल पर आंगनवाड़ी के डेटा एंट्री सिस्टम में भी कभी-कभी खामियां हो सकती हैं। बिल्कुल, किसी भी सिस्टम में एरर की गुंजाइश होती है और सरकार का ये तर्क भी महत्वपूर्ण है कि स्टंटिंग और वेस्टिंग सिर्फ भूख की वजह से नहीं होते। हाँ, इसके पीछे आनुवांशिकी, पर्यावरण और स्वच्छता जैसे कारक भी काम करते हैं। लेकिन खैर, तरीका जो भी हो, ये तो स्पष्ट है कि एक स्वस्थ समाज के लिए पोषण बहुत जरूरी है और इस पर काम होते रहना चाहिए। सही बात है। पता है, ये सारी चर्चा ये दिखाती है कि हमारा जो मौजूदा सिस्टम है वो पूरी तरह से रिएक्टिव है। रिएक्टिव हाँ, मतलब हम तब जागते हैं जब इंसान बीमार हो जाता है, कुपोषित हो जाता है या जब वो अस्पताल पहुंच जाता है। हाँ, ये तो है। लेकिन अगर हमें प्रोएक्टिव होना है, यानी बीमारी को पहले ही रोकना है, तो हमें सिर्फ एलोपैथी और अस्पतालों पर निर्भर नहीं रहना होगा, हमें अपनी जड़ों की तरफ भी देखना होगा। आप आयुष की बात कर रहे हैं? हाँ, रिसर्च में आयुष और राष्ट्रीय आयोग अधिनियम 2020 का विशेष उल्लेख है। देखिए, आयुष का मूल उद्देश्य यही है कि आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी जैसी पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों को आधुनिक विज्ञान के साथ जोड़ा जाए। मतलब बीमारी का तुरंत इलाज एलोपैथी से हो। और जीवन शैली सुधारने और बीमारियों को रोकने के लिए पारंपरिक ज्ञान का इस्तेमाल किया जाए। ये एक बहुत अच्छा संतुलन है। और जब हम रोकथाम की बात करते हैं ना, तो वन हेल्थ का दृष्टिकोण सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। वन हेल्थ, कोविड-19 महामारी के बाद से इसकी चर्चा बहुत बढ़ गई है। क्या ये वही कॉन्सेप्ट है जो ये मानता है कि इंसान प्रकृति से अलग नहीं है? बिल्कुल वही। वन हेल्थ ये समझाता है कि मानव स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य और हमारा पर्यावरण, ये तीनों एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। कोविड-19 इसका सबसे बड़ा उदाहरण था। हाँ, क्योंकि वो एक ज़ूनोटिक बीमारी थी। मतलब जानवरों से इंसानों में आई थी। सही कहा। अगर हम जंगलों को काटेंगे, वन्य जीवों के ज्यादा करीब जाएंगे, तो ऐसी महामारियां और बढ़ेंगी। और इसके अलावा एक और बहुत बड़ा खतरा है एंटीबायोटिक प्रतिरोध या एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का। ये कैसे काम करता है? देखिए, आज जो एंटीबायोटिक दवाएं हम इंसान खाते हैं, उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा पोल्ट्री फार्म्स में मुर्गियों और दूसरे जानवरों को दिया जा रहा है। अच्छा, ताकि वो जल्दी बड़े हों और बीमार ना पड़ें। बिल्कुल। अब जब इंसान उन जानवरों को खाता है या वो दवा पर्यावरण में पानी में जाती है, तो बैक्टीरिया उन दवाओं के खिलाफ खुद को मजबूत कर लेते हैं। ओह, मतलब जो सामान्य दवाएं पहले हम पर असर करती थीं, अब वो बेअसर हो रही हैं। हाँ, वन हेल्थ का सीधा सा संदेश यही है कि अगर इंसान को स्वस्थ रहना है, तो उसे अपने जानवरों और जंगलों को भी स्वस्थ रखना ही होगा। हम अकेले सरवाइव नहीं कर सकते। सब कुछ एक ही चक्र का हिस्सा है। बिल्कुल। लेकिन देखिए, इस पूरे चक्र को चलाने वाली जो सबसे अहम कड़ी है, वो हमारे डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मी हैं। अगर वो ही सुरक्षित नहीं है, तो ये पूरा सिस्टम गिर जाएगा। ये एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। रिसर्च में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA का एक आंकड़ा दिया गया है, जो बहुत ही खौफनाक है। भारत में लगभग 75% डॉक्टरों ने अपने करियर में कभी न कभी हिंसा या बदसलूकी का सामना किया है। 75%? ये सच में एक बहुत ही गंभीर सामाजिक समस्या है। होता क्या है कि जब सिस्टम जैम होता है, अस्पतालों में जगह नहीं होती, तो मरीज के तीमारदार तनाव और घबराहट में अपना गुस्सा सीधे डॉक्टर पर उतार देते हैं। जो कि बिल्कुल गलत है। इसे रोकने के लिए ही सरकार ने 2020 में महामारी रोग अधिनियम में संशोधन करके स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले को गैर जमानती अपराध बना दिया था ना। हाँ, ताकि एक डर या कह लें एक सुरक्षा का ढांचा बन सके, क्योंकि इस हिंसा का सीधा असर मरीजों की जेब पर भी पड़ता है। वो कैसे? देखिए, अगर एक डॉक्टर खौफ में काम करेगा, तो वो खुद को किसी भी आरोप से बचाने के लिए डिफेंसिव मेडिसिन की प्रैक्टिस करेगा। डिफेंसिव मेडिसिन मतलब जो बीमारी शायद एक आम दवा से ठीक हो सकती है, डॉक्टर खुद को कानूनी या शारीरिक खतरे से बचाने के लिए
उस मरीज को महंगे MRI ये 10 तरह के अलग-अलग ब्लड टेस्ट करवाने के लिए लिख देगा। ताकि उस पर कोई उंगली ना उठा सके कि उसने जांच नहीं की। बिल्कुल। और ये सब आखिर में उसी आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर को बढ़ाएगा जिसके बारे में हमने शुरुआत में बात की थी। अरे बाप रे, ये देखना बहुत हैरान करता है कि ये सारी चीजें आपस में कैसे जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर का डर, मरीज का खर्चा। यही कारण है कि स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली सिर्फ ईंट और पत्थर के अस्पताल नहीं है। डॉक्टर की सुरक्षा, मरीजों का खर्चा, नीतियां, पर्यावरण, ये सब एक ही इकोसिस्टम का हिस्सा है। दोनों पक्षों के बीच विश्वास होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो आज के इस गहरे विश्लेषण को समेटते हुए ये कहा जा सकता है कि भारत का हेल्थ केयर सिस्टम एक बेहद जटिल मशीन है। बहुत जटिल। एक तरफ आयुष्मान भारत और नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन जैसी शानदार और दूरदर्शी नीतियां हैं जो हमें भविष्य की ओर ले जा रही हैं। हाँ। लेकिन दूसरी तरफ प्राथमिक स्तर पर स्टाफ की कमी, इलाज के भारी खर्च का डर और कुपोषण जैसी बड़ी चुनौतियां भी हमारे सामने सीना ताने खड़ी हैं। और ये सारी जानकारी किसी भी आम इंसान के लिए बेहद जरूरी है। बिल्कुल। जब कोई इंसान इन नीतियों को समझता है, मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े अपने अधिकारों को जानता है और सिस्टम की कमियों को पहचानता है, तभी वो सही फैसले ले सकता है। चाहे वो अपना हेल्थ इंश्योरेंस चुनना हो या बस एक जागरूक समाज का हिस्सा बनना हो। हाँ, क्योंकि नीतियां तब तक सफल नहीं होती जब तक लोग उन्हें समझकर उनका सही इस्तेमाल ना करें। ये एक बहुत ही अहम बात है। आज की ये पूरी चर्चा मुझे वापस उसी पहले सवाल पर ले जाती है कि असली स्वास्थ्य क्या है। आज हमने वन हेल्थ के बारे में बहुत कुछ जाना, जहां इंसान, जानवर और पर्यावरण एक ही धागे से बंधे हुए हैं। बिल्कुल बंधे हुए हैं। तो मैं ये सोच रहा था, क्या भविष्य के अस्पताल सिर्फ कंक्रीट की बड़ी-बड़ी इमारतें होंगी, जहां इंसान तभी जाएगा जब वो बीमार होगा, या फिर भविष्य में हम ऐसे इकोलॉजिकल वेलनेस सेंटर्स देखेंगे जहां आसपास का साफ पानी, शुद्ध हवा और हमारे शहर का हरा-भरा पर्यावरण ही हमारी सबसे पहली और सबसे असरदार दवा बन जाएंगे। ये सच में सोचने वाली बात है ना? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको गहराई से विचार करना चाहिए। इस डीप डाइव में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।